अल्पीकरण मतलब कम करने वाली। मौलिक अधिकारों, ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो। तो अगर ऐसी कोई विधियां हैं तो उसका क्या होगा? विधि का मतलब कानून। तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो इन कानूनों को का क्या होगा फिर? वो आर्टिकल 13 में दिया गया, और आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। मौलिक अधिकारों से को उन विधियों से बचाने की बात की गई है जो विधियां मौलिक अधिकारों को का उल्लंघन करती है या उन्हें न्यून करती है या उन्हें समाप्त करती है। तो इसमें पहला क्लोज आर्टिकल 13(1) और 13(1) कहता है, 13(1) का संबंध कौन सी विधियों से है? 13(1) का संबंध उन विधियों से है जो विधियां वास्तव में संविधान बनने के पहले बन चुकी थी। संविधान लागू होने के पहले से जो विधियां लागू हैं, विधियां बनी हुई हैं, वो जो प्रचलित थी, उन विधियों की स्थिति क्या होगी? तो आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की जो विधियां जो प्रवर्तन में थी, जो लागू थी, वो चलन में थी, वो संविधान लागू होने की तिथि पर, क्योंकि उस दिन मौलिक अधिकार लागू होंगे, तो यदि उस तिथि पर वो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो ऐसी स्थिति में वो जो संविधान पूर्व की विधियां जो अब तक चलन में थी, चूंकि वो मौलिक अधिकार से असंगत हैं, वो विधियां क्या हो जाएंगी? वो निष्क्रिय हो जाएंगी। अब उन विधियों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के विरोध में है, मौलिक अधिकारों के विपरीत है वो। तो संविधान पूर्व की विधियां, क्या लिखा गया इसमें, ध्यान से समझना आप। संविधान पूर्व की विधियां वो यदि मूल अधिकारों के असंगत है, मूल अधिकारों से असंगत होने पर, संविधान पूर्व की विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने की दशा में उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। वे विधियां जो कि संविधान के पहले से बनी हुई है, और संविधान जब लागू हुआ तो मौलिक अधिकार लागू हुए, और जिस दिन मौलिक अधिकार लागू हुए, वो यदि पहले वाली विधियां मौलिक अधिकारों से टकराव रखती हैं, वो मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं, मौलिक अधिकारों के विपरीत है, उनसे असंगत है, उनका उल्लंघन करती हैं, तो ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। मतलब वो निष्प्रभावी हो जाएंगी, वो प्रभाव में नहीं रहेंगी। ठीक है, ये आर्टिकल 13(1) में कहा गया। तो आर्टिकल 13(1) का संबंध किससे है? 13(1) का संबंध संविधान लागू होने से पहले की बनी हुई उन विधियों से है जो पहले से लागू थी। ठीक है, तो यहां देखें आर्टिकल 13(2). 13(2) एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और 13(2) क्या कहता है इसको समझिए आप। जहां 13(1) का संबंध संविधान लागू होने से पहले की विधियों से है, 13(2) का संबंध संविधान लागू होने के बाद में राज्य द्वारा बनाई गई विधियों से है। और राज्य का मतलब आप समझते ही हैं, राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का मतलब क्या है? चाहे वो केंद्र सरकार बनाए, चाहे वो राज्य सरकार बनाए, चाहे वो पंचायतें और स्थानीय सरकारें बनाए, चाहे वो अन्य प्राधिकारी अथॉरिटी जो सार्वजनिक उपक्रम वगैरह जितने भी हैं वो चाहे वो बनाए, वो समस्त विधियां जो मौलिक अधिकारों का विरोध करती हैं, वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, वो कानून क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, वो कानून शून्य घोषित हो जाएंगे। तो ये 13(1) का संबंध संविधान लागू होने से पहले की विधियों से है, 13(2) का संबंध संविधान लागू होने के बाद में बनने वाली विधियों से है। ठीक है, तो 13(2) क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, जो मूल अधिकारों से
असंगत हो। ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी, यह कहा गया आर्टिकल 13(2) में। मतलब बाद में जो संविधान लागू होने के बाद में जो राज्य विधि बना रहा है उनके ऊपर लागू है। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा का मतलब आपने आर्टिकल 12 पढ़ा ही था, जिसमें राज्य के दायरे में वो सब अथॉरिटी जाती हैं। तो वो कोई सी भी अथॉरिटी ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, मूल अधिकारों को कम करती हो, या मूल अधिकारों से असंगत हो, या मौलिक अधिकारों को समाप्त करती हो। और यदि कोई ऐसी विधि बनाई गई तो वो विधि क्या हो जाएगी, वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगी का मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगी वो विधि। अब उस विधि को समाप्त कौन करेगा, ये यहां स्पष्ट तौर पे लिखा नहीं गया है, लेकिन आप जानते हैं संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट को है तो यहां पर ऐसी विधियां यदि बनाई गई तो उन विधियों की जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा कि वो विधियां वास्तव में मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या नहीं है। और यदि असंगत हैं तो वो निष्प्रभावी करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उन्हें निष्क्रिय कर देना, उन्हें समाप्त कर देना, उन्हें शून्य घोषित कर देना, ये उसकी कौन सी पावर है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शब्दावली का प्रयोग तो संविधान में नहीं किया गया कहीं, लेकिन आप इसका प्रभाव आर्टिकल 13(2) में साफ साफ तौर पे देख सकते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन की बात को सीधे सीधे तौर पे, साफ साफ तौर पे इसके भाव को यहां पे बताया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो एक तो है 13(2), आगे जहां जहां आएंगे मैं बात कर लूंगा उसके आगे। आर्टिकल 32 में भी है, आर्टिकल 132 में भी है, लेकिन पहले 13(2) को समझ लीजिए आप। 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन है कि नहीं है, कि यदि कोई ऐसा कानून बना तो उसे उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित कर देगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हालांकि शब्द नहीं लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन करेगा वही। तो ये इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ठीक है, चलिए, एक बात तो ये हुई। अब यहां पर 2-3 सिद्धांत आते हैं, वो समझना। विधि शब्द का अर्थ क्या है वो आर्टिकल 13(3) में हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। पहले मैं यहां तक की कुछ बात को आपको आगे बता देता हूं। देखिए, यहां 2-3 सिद्धांत है, वो थोड़े से विकसित हुए। इसमें एक सिद्धांत तो हुआ पृथक्करणीयता का सिद्धांत। देखिए, इस शब्दावली को आप यहां पे देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। मान लीजिए, इसको तो छोड़िए, एक बार इसको पकड़ लीजिए, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया, और राज्य ने ये जो कानून बनाया, इस कानून का इतना पार्ट वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, बाकी का पार्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन जो इतना पार्ट है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसमें जो बात लिखी गई इतने हिस्से में वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो मुझे यह बताएं कि ये पूरा का पूरा कानून निरस्त होगा या केवल ये पार्ट निरस्त होगा। तो इसमें कहा गया उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी वो विधि। तो ये विधि कहां तक शून्य होगी, जितना उल्लंघन कर रही है। मतलब केवल वो पार्ट निरस्त होगा जो पार्ट संविधान के में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। पूरी विधि शून्य नहीं होगी, पूरी विधि निरस्त नहीं होगी, पूरी विधि समाप्त नहीं होगी, बल्कि उस विधि का केवल वो हिस्सा निरस्त होगा जो हिस्सा संविधान के विरुद्ध, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक है, इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। मतलब उस विधि को हमने पृथक किया कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसको निरस्त करते हैं, बाकी की बची रहेगी। हमने पृथक कर दिया उसको। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी विधि है जिसका आप वो हिस्सा पृथक कर ही नहीं सकते। अगर आप उसका वो हिस्सा पृथक करेंगे तो उस विधि का कोई अर्थ नहीं रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में पूरी विधि, यदि वो अपृथक्करणीय है तो ऐसी स्थिति में पूरी विधि निरस्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत है कि पूरी विधि निरस्त नहीं होती, पूरा कानून निरस्त नहीं होता, केवल उसका वो हिस्सा निरस्त होता है जो हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक बात तो ये, एक सिद्धांत और है, उसको और समझिए आप, आच्छादन का सिद्धांत है। आच्छादन का मतलब ढक लेना, और इस आच्छादन के सिद्धांत का संबंध आर्टिकल 13(1) से है। संविधान बनने से पहले की जो विधियां लागू थी उनसे है। कैसे है समझना, कि यदि मान लीजिए संविधान पहले की वो विधियां बनी हुई थी, लागू थी, चाहे वो 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से प्रवर्तन में थी, चली आ रही थी। अब वो चली आ रही थी, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ, टकराव हुआ। वो विधियां चली आ रही थी, प्रवर्तन में थी, 26 जनवरी 1950 के दिन उनका टकराव किससे हुआ, मौलिक अधिकार से हो गया। किसी विधि का टकराव मौलिक अधिकार से हो गया, और वो विधि मौलिक अधिकार की विरोधी है, मौलिक अधिकार का उससे असंगत है वो। तो इस दिन मौलिक अधिकार चूंकि प्रभावी हो गए और ज्यादा महत्वपूर्ण, उन विधियों की तुलना में मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब उस मौलिक अधिकार ने, जिस मौलिक अधिकार का वो विरोध करती है, जिस मौलिक अधिकार की वो विरोधी है, जिस मौलिक अधिकार से वो असंगत है, वो मौलिक अधिकार एक्चुअल में उस विधि को क्या कर लेता है, ढक लेता है। वो विधि निष्प्रभावी हो जाएगी। अब मौलिक अधिकार ने उसको ढक लिया, बात समझ रहे हैं आप। वो मौलिक अधिकार प्रभावी रहा, वो विधि मतलब आच्छादित हो गई। इसलिए आच्छादन का सिद्धांत है। अब आगे एक सिचुएशन समझना आप, इस दिन मौलिक अधिकार लागू हुए, ठीक है, लेकिन आगे जाके कभी वो मौलिक अधिकार जिसके विरोध में वो विधि थी, मान लीजिए समाप्त हो गया। जैसे संपत्ति के अधिकार का मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई ऐसी विधि जो संविधान लागू हुआ उस समय संपत्ति के अधिकार का से असंगत थी, आर्टिकल 31 से, संपत्ति का हमारा मूल अधिकार था, उससे असंगत थी, तो संपत्ति के अधिकार ने 26 जनवरी 1950 से उस विधि को ढक लिया, आच्छादित कर दिया, ठीक है। लेकिन आगे जाके जब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ये 1950 का दिन है 26 जनवरी का, ये 1978 का दिन है जब 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से ही निकल गया, मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त हो गया। तो अब ये विधि जो पहले से चली आ रही थी, ये यहां से लेकर यहां तक तो उस अधिकार ने, उस संपत्ति के अधिकार ने उसको ढक रखा था, वो प्रभावी नहीं थी विधि। लेकिन जैसे ही वो अधिकार निरस्त हो गया, जिस अधिकार से वो विधि असंगत थी, वो कानून असंगत था, वो कानून यहां पुनर्जीवित हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर वो जो इसने ढक रखा था वो कवर समाप्त हो गया, तो वो विधि पुनर्जीवित हो गई, वापस सक्रिय हो गई। इसका मतलब यह है कि जो संविधान की से पूर्व की बनी हुई जो कानून थे, जो विधियां थी, वो विधियां निष्क्रिय होती हैं, क्योंकि वो पहले से बनी हुई हैं। वो विधियां निष्क्रिय होती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। और जैसे ही वो जो आच्छादन करने वाला जो अधिक प्रभाव वाला मौलिक अधिकार, यदि वो ही समाप्त हो गया, तो वो विधि वापस सक्रिय हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो संविधान से पहले बनी, संविधान लागू होने से पहले से बनी हुई विधियां, वो उनके ऊपर ये आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है, यदि वो असंगत है तो, यदि वो किसी मौलिक अधिकार से असंगत है तो ये मैंने संपत्ति के उदाहरण से एक उदाहरण आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपकी ये बात समझ आ रही होगी। लेकिन ये 13(2) पे लागू नहीं होता, क्योंकि 13(2) के कानून तो पहले से नहीं बने हुए हैं, वो तो बाद में बन रहे हैं, और बाद में तो ऐसा कानून बन ही नहीं सकता ना। वो कानून तो बाद में बन रहा है, राज्य बना रहे हैं, और चूंकि मौलिक अधिकार पहले से बने हुए हैं और वो पहले से लागू है, तो आप उस मौलिक अधिकार के विरोध में कोई कानून बना ही नहीं सकते, तो वो तो समाप्त होता है। इसके तहत तो विधि समाप्त होती है, निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि समाप्त हो जाती है। इसके तहत वो विधि समाप्त नहीं होती, बल्कि निष्क्रिय होती है, क्योंकि ये कानून पहले से बने हुए हैं मौलिक अधिकारों से, ठीक है। तो यहां पर ये विधि क्या हो जाएगी, इसके तहत तो वो विधि जो बाद में राज्य ने बनाई है मौलिक अधिकारों के विरोध में है, वो समाप्त हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देगा इसको, इसके तहत वो विधि निष्क्रिय हो जाती है। तो आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पृथक्करणीयता का मतलब पूरी विधि समाप्त नहीं होती, उसका केवल वो हिस्सा समाप्त होता है जो कि उसके विरोध में है।
चलिए, एक सिद्धांत और है, अधित्याग का सिद्धांत है। उस अधित्याग के सिद्धांत को आप और समझ लीजिए। अधित्याग का सिद्धांत का मतलब है कि मौलिक अधिकारों का यूज करना, उनका उपभोग करना, उनको हम यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हम यूज करने के लिए बाध्य हैं या नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए कहे कि भाई मुझे मौलिक अधिकार चाहिए नहीं, मुझे मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, मैं तो अपने मौलिक अधिकारों का यूज नहीं करूंगा, मैं अपने मौलिक अधिकारों का त्याग करता हूं। तो मौलिक अधिकारों का त्याग करने की पावर व्यक्ति में है कि नहीं है? किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि नहीं कि वो मौलिक अधिकारों को त्याग कर सके? देखिए, हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि हमने ये ऑप्शन रखा कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, तो भारत की जनता, जो कि 1950 की आप दशा देखें, आज भी बहुत ज़्यादा, हालांकि बदलाव ठीक है, बदलाव आया है, लेकिन अभी भी और बदलाव की बहुत अपेक्षाएं हैं। तो 1950 के भारत की आप देखें तो कितनी जनता जागरूक थी अपने अधिकारों के प्रति, या कितनी जनता सचेत थी, कितना बड़ा गैप था भारत के समाज में, असमानताएं कितनी ज़्यादा थी। तो संविधान निर्माता इस बात को अच्छे से जानते थे कि यदि हमने इस ऑप्शन को रखा कि मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति त्याग कर सकता है, तो उच्च स्तर के लोग, धनी लोग, पावरफुल लोग, वो अपने बल का उपयोग करके, शक्ति बल का, धन बल का उपयोग करके, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो कमजोर तबका है, वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, उस वर्ग पर दबाव बनाकर उन्हें इस बात में सहमत कर लेंगे, उनका शोषण जब करेंगे कि किसी बात में कि हम अपने अधिकारों का त्याग करते हैं। और जब वो वंचित वर्ग ये कह देगा कि हम अपने अधिकारों का त्याग करते हैं, तो वो उच्च वर्ग जो उनका शोषण कर रहा है, वो तो इस माध्यम से बच जाएगा, फिर उनका शोषण करने के बावजूद बच जाएगा, और ये शोषण तो चलता रहेगा फिर। इसलिए ये स्थितियां नहीं की जानी चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, इस बारे में एक विचार दिया कि भारत के संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से वो त्याग नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू है, वो उसे प्राप्त है बाध्यकारी रूप से। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको जो अधिकार मिले हैं वो उसका त्याग करता है, नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से 3 सिद्धांत आप खास तौर से ध्यान रखें, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 13 से संबंधित है। इन तीनों का आप ध्यान रखें। चलिए, आर्टिकल 13 पे वापस आते हैं हम। 13(a) का संबंध संविधान लागू होने से पहले की विधियों से था। 13(2) का संबंध संविधान लागू होने के बाद की विधियों से था। अब 13(3) में एक बात और कही गई, और 13(3) कहता है कि वो जो कहा गया राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, उस विधि का मतलब क्या है, उस विधि का अर्थ क्या है, उस विधि के दायरे में क्या क्या आएगा। तो आप यहीं पे थोड़ा मैं अगर उसको लिखूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए 13(3) क्या कहता है, और एक्चुअल में मूल संविधान में आर्टिकल 13 में 1, 2 और 3 ही थे, चौथे क्लोज को तो बाद में जोड़ा गया। तो यहां समझिए 13(3), और 13(3) कहता है कि विधि के दायरे में क्या क्या आएगा, विधि को परिभाषित किया गया, विधि की परिभाषा दी गई कि विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। कहा गया अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर्स, उपविधि, बाइलॉज, नियम, रूल्स, विनियम, रेगुलेशंस। 8 शब्द दिए गए हैं पूरे। अधिसूचना, नोटिफिकेशंस, रूढ़ियां, तथा कस्टम्स और प्रथाएं।
ये 8 शब्द यूज किए गए, और ये ऐसी जो कि विधि का प्रभाव रखते हैं, जो कि बल रखते हैं, बाध्यकारी बल रखते हैं, वो विधि के अंतर्गत आएंगे। ऐसी रूढ़ियां और ऐसी प्रथाएं जिनमें विधि का बल है, जिनमें एक पावर है राज्य की तरफ से, वो ऐसी तो रूढ़ियां और प्रथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जिनमें बल नहीं है, जिनमें राज्य की तरफ से विधि का बल नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो वो 8 शब्द यूज किए गए, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं, ये विधि के अंतर्गत शामिल होंगी। अब यहां मैं 13(2) को और 13(3) को कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 13(2) कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा का मतलब राज्य ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा, राज्य ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा, राज्य ऐसी कोई उपविधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई विनियम नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई अधिसूचना जारी नहीं करेगा, राज्य ऐसी कोई रूढ़ी और ऐसी कोई प्रथा उसे मान्यता नहीं देगा, वो प्रचलित नहीं करेगा जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो। विधि शब्द के दायरे में इन 8 शब्दों को यूज किया गया कि विधि का मतलब ये है। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा का मतलब इन 8 में से कोई चीज ऐसी नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो। इसका मतलब आप एक और समझना आगे बढ़ के कि इसका मतलब यह है कि इन 8 के अलावा, इसके अलावा कोई भी चीज अगर राज्य करता है तो वो विधि के अंतर्गत आएगी नहीं, और यदि वो राज्य करके मौलिक अधिकारों को कम करता है तो इसका मतलब कर सकता है। इसका मतलब यही तो हुआ, विधि तो नहीं बना सकता ना, विधि के दायरे में ये आती है। और इनके अलावा यदि कोई चीज करके और राज्य मौलिक अधिकारों ऐसा कोई असंगत, मौलिक अधिकारों से असंगत कोई चीज करता है, मौलिक अधिकारों में यदि परिवर्तन करता है, कम करता है, तो ऐसी स्थिति में वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर ही सकता है, क्योंकि विधि तो नहीं बना सकता, विधि में ये है। अब एक बात समझना आप यहां पर, क्या इसमें संविधान संशोधन लिखा हुआ है? संविधान संशोधन नहीं है, और चूंकि इसमें संविधान संशोधन नहीं है, इसका मतलब राज्य विधि नहीं बनाएगा, मतलब इन 8 को तो नहीं करेगा, लेकिन संविधान संशोधन इसमें नहीं लिखा। इसका मतलब इसमें संविधान संशोधन कर सकता कि नहीं कर सकता? मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता कि नहीं कर सकता? परिवर्तन कर सकता कि नहीं कर सकता? बताइए। चूंकि इसमें संविधान संशोधन नहीं लिखा है इस विधि के दायरे में, इसका मतलब मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया ही जा सकता है। इसका मतलब यही तो होगा। यह मामला चला, यह विवाद आया, एक नया विवाद उठा कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि संविधान संशोधन लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसके तहत संविधान संशोधन को माने या ना माने, यह मामला आया। और यह मामला कैसे आया, कहां से आया, उसके हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यह विवाद लंबा चला, इस पूरे विवाद की पूरी उस बात को समझना आप। जब आप आर्टिकल 13(2) की बात करते हैं और 13(3) की बात करते हैं, तब देखिए आपको ये कहानी शुरू से समझनी पड़ेगी। फिर आपको संपत्ति के अधिकार की बात को भी साथ में समझना पड़ेगा, आपको 9वीं अनुसूची की बात को भी साथ में समझना पड़ेगा। सारी कहानी मैं आपको विस्तार से सारी बता देता हूं। एक्चुअल में भारत जब आजाद हुआ, 1950 में संविधान जब लागू हुआ, उस समय की स्थितियां क्या थी वो आप जानते हैं कि देश में आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि था, भूमि थी, और भूमि से ही केवल आजीविका कमाई जा सकती थी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। सेवा क्षेत्र हमारा बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्योग क्षेत्र है, जो सेकेंडरी सेक्शन है, वो इतना मजबूत था नहीं। उस दिशा में हमें अभी आगे बढ़ना था धीरे धीरे। तो अधिकांशतः लोगों का, बल्कि लगभग सभी लोगों के आजीविका का स्रोत जो था वो क्या था? कृषि था। और उस समय के भारत की अगर आप स्थिति देखें तो आप पाएंगे कि देश की जितनी जमीन है, उस जमीन का अधिकांशतः हिस्सा बहुत कम लोगों के अधिकार क्षेत्र में था। चूंकि हमारे यहाँ जागीरदारी प्रथा और सामंत प्रथा लागू थी और वर्षों से, सदियों से लागू थी, तो उनके अधिकार में था वो। मतलब ये कि एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन है, और अधिकांशतः जो लोग हैं उनके पास में जरा सा भी जमीन नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी खुद की जमीन ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि वो व्यक्ति आजीविका का उत्पादन करेगा कहाँ से?
और ये स्थिति केवल कुछ लोगों की नहीं थी, बल्कि देश की अधिकांशतः जनता की थी। और जब ये अधिकांशतः जनता की स्थिति थी तो भारत सरकार वो इस बारे में चिंतित थी, इस बारे में गंभीर थी कि चूंकि भारत में लोकतंत्र स्थापित है और भाग 4 में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने का भी हमने वादा एक तरीके से किया है, उसको भी हम लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम निश्चित तौर पे ऐसा करेंगे कि भारत की जनता को वास्तव में जो लोकतंत्र है वो उनके जीवन में भी महसूस हो। हर एक व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तो हम प्रदान कम से कम करें ही करें। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तो उन्हें ज़मीनें आवंटित करनी पड़ेगी, कम से कम एक लिमिट में, एक सीमित मात्रा तक तो उन्हें ज़मीन आवंटित करनी ही पड़ेगी। अब ज़मीन आवंटित करनी पड़ेगी तो ज़मीन तो आएगी कहाँ से? ज़मीन तो जो भारत की सीमाओं के भीतर ज़मीन है वही तो है जिस पर पहले से किसी और का अधिकार है, पहले से किसी के अधिकार में है वो। और साथ साथ हमने एक मामला और पाल लिया है, एक मुश्किल और पाल ली है। और वो मुश्किल हमने कौन सी पाल ली है? वो मुश्किल हमने आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार देकर पाल लिया है। हमने संपत्ति का अधिकार का दावा और कर लिया है कि हम संपत्ति का अधिकार देते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। और संपत्ति के अधिकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से वो जिस भी संपत्ति पर, जिस भी भूमि पर, जिस भी चल और अचल उसकी संपत्ति जिस पर उसका अधिकार है, उस संपत्ति को उस व्यक्ति की मर्जी के बगैर छीना और खरीदा नहीं जा सकता, ये कहा गया। अब जब ऐसा नहीं किया जा सकता तो अब बाकी लोगों को जमीन देंगे कैसे? अगर कोई सहमत नहीं है जमीन देने में तो जमीनें देंगे कैसे? ये एक बड़ी दिक्कत आई। और इस दिक्कत को सुलझाने के लिए क्या हुआ कि मद्रास सरकार ने 1950 में कानून बनाया, भूमि सुधार कानून। मद्रास सरकार की बात कर रहा हूं मैं, जो आजकल तमिलनाडु जिसे हम कहते हैं। 1950 में कानून बना के और भूमि के वितरण की बात की कि हम एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है उसकी सीमा तय की गई, और उससे अधिक यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन है तो वो जमीन उससे सरकार ले लेगी और वो बाकी लोगों को में बांटेगी। ये ऐसा कानून मद्रास सरकार ने बनाया। जब ऐसा कानून बनाया तो जिन लोगों की जमीनें छीनी गई, जिन लोगों की जमीनों को छीनने का प्रावधान किया गया, जिन लोगों के पास उस सीमा से ज्यादा जमीनें थी, वो लोग चले गए कोर्ट में। और जब वो लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट में एक केस आता है। देखिए पूरी सीरीज, पूरे क्रम को समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी को समझना आप। वो जो पहला केस आया, वो पहला केस था चंपकम दोराईराजन केस। आपने नाम अगर सुना है, चंपकम दोराईराजन वाद 1950। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि देखिए आर्टिकल 13(2), ये 13(2) एक्चुअल में इस बात को कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। तो वो जो जमीन के मालिक थे वो कोर्ट गए और कहा कि देखिए हम राज्य ने ऐसा कानून बना दिया है जो हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, संपत्ति के अधिकार से आर्टिकल 31 से असंगत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराईराजन केस में आर्टिकल 13(2) की व्याख्या करते हुए और मद्रास सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून को निरस्त कर दिया कि आप ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकते जो किसी मौलिक अधिकारों से असंगत हो। व्यक्ति का अधिकार है संपत्ति का अधिकार कि वो कितनी जमीन रखे चाहे उसके अधिकार क्षेत्र में यदि है तो आप उससे नहीं छीन सकते। तो सरकार का पहला प्रयास जो जमीनें आवंटित कराने का था आम लोगों को, वो असफल रहा। लेकिन सरकार बेचैन थी। और सरकार ये वही थी, ये संसद वही थी जिसने संविधान बनाया था। अभी 1952 में हुए संसद के पहले चुनाव, तो ये बात 1950 की चल रही है। और 1950 के दौर में आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। उसके बाद में वही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। कब तक? जब तक कि 1952 के चुनाव नहीं हो गए थे, 17 अप्रैल तक, 17 अप्रैल 1952 तक। तो ये वही लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया था। अब वो लोग चाह रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हम आम लोगों को एक सीमित मात्रा में तो, कम से कम एक लिमिट में तो, एक न्यूनतम मात्रा में तो जमीन आवंटित कर ही सके। तो इसके लिए
फिर हमने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया। देखना, पूरी सीरीज को समझना आप। और प्रथम संविधान संशोधन किया, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। और ये पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद ने किया, लोकसभा राज्यसभा नहीं थी उस समय, एक सदनीय संसद थी, मतलब वो अंतरिम संसद थी। संसद के पहले चुनाव तो 1952 में हुए हैं, संशोधन ये अंतरिम संसद ने कर दिया था, मतलब उन्हीं लोगों ने कर दिया था जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया था। और इस पहले संविधान संशोधन द्वारा एक नवी अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और नवी अनुसूची जोड़कर उसमें भूमि सुधार कानून का प्रावधान कर दिया कि सरकार जो भी कानून बनाएगी भूमि सुधार कानून, उसको इसमें जोड़ सकती है। इसका संबंध भूमि सुधार कानून से कर दिया। लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण इसके साथ जो एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 31 क भी जोड़ा हालांकि, लेकिन 31 ख जो जोड़ा, जिसका यहां पर जिसका ज्यादा महत्व है, आर्टिकल 31 ख या 31 बी, वो जोड़ के इसमें जो प्रावधान किया गया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या कहा गया कि नवी अनुसूची में यदि कोई कानून जोड़ दिया गया, यदि कोई कानून नौवीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, उस कानून को आप कोर्ट ले जा ही नहीं सकते, उसकी न्यायिक समीक्षा, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी का भी उल्लंघन करता हो, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान कर दिया। यदि किसी कानून को बनाकर सरकार ने नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया है तो उस कानून को आप कोर्ट में ले जा ही नहीं सकते, उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। यह पहले संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया। समझ रहे हैं आप साफ साफ मंशा क्या है वो आप साफ साफ जानते हैं कि भूमि सुधार कानून कीजिए, और जिस कानून को इसमें कहा निरस्त घोषित किया गया था ना, बनाइए कानून और शामिल कीजिए नवी अनुसूची में। अब चूंकि नवी अनुसूची में है तो आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। इसका मतलब आपसे आपकी संपत्ति छीनी हमने तो भी आप, भूमि अगर आपसे ली हमने तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, और वो भूमि लेके गरीब लोगों को बांट देंगे हम जिनके पास जमीनें नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये पहले संविधान संशोधन का मूल मकसद था, नवी अनुसूची का मूल मकसद ये था। वरना 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में जरूरत क्या थी इतना जल्दी, इतना बड़ा परिवर्तन करने की? उसकी जरूरत ये थी क्योंकि संपत्ति के अधिकार ने शुरू से ही दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी थी, और आगे जाके दिक्कतें इतनी ज्यादा हुई कि 1978 में तो हमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, देखिए अब जिन लोगों के पास जमीनें थी वो लोग डर गए कि जमीनें तो हमसे जाएंगी, तो उन्होंने इस पहले संविधान संशोधन को ही कोर्ट में चुनौती दे दी। चलिए हम उन कानूनों को तो चुनौती नहीं दे सकते कोर्ट में, लेकिन ये जो संविधान संशोधन किया है यही हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है। तो चूंकि संविधान संशोधन भी संसद कर रही है और ये हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, तो राज्य विधि तो बनाई थी राज्य ने, और राज्य विधि बनाकर उसने फिर हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर दिया है, जैसा कि पहले मद्रास सरकार ने किया था। हमारी संपत्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो कोर्ट में गए तो कोर्ट में एक केस आया, वो केस आता है शंकरी प्रसाद वाद, शंकरी प्रसाद केस 1951। ये शंकरी प्रसाद वाद 1951 आया, और इस शंकरी प्रसाद वाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट में जब वो जमीनें जिनके पास थी, जिन लोगों ने वाद किया था कि भाई हमारी संपत्ति को छीना जा रहा है, आप कह रहे हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, आपने कहा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। देखिए पहली कोशिश आपने मद्रास सरकार ने करके करी, और चंपकम दुरायराजन ने फिर उस केस में उनको निरस्त किया, लेकिन फिर से सरकार ने बना लिया। देख लीजिए कोर्ट में कहा उन लोगों ने कि पहले एक कोशिश की मद्रास सरकार ने, कोर्ट ने चंपकम दुरायराजन केस में इसको निरस्त किया है, और 1 साल नहीं निकला फिर से सरकार उसी प्रयास में है, फिर से देखिए कानून बना दिया है, और ये कानून बना के फिर हमारी संपत्ति को छीनने की कोशिश की जा रही है। जब ये दावा कोर्ट में उन लोगों ने किया
तो शंकरी प्रसाद के इस 5 न्यायाधीशों की पीठ, संवैधानिक पीठ कम से कम 5 न्यायाधीशों की होती है, आप जानते हैं। 5 न्यायाधीशों की इस पीठ ने उन लोगों से कहा कि पहले तो आप ये बताएं कि विधि, आप कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया है, विधि बना दी है, विधि बना दी है, जो विधि की रट लगाए हुए है कि सरकार ने विधि बना दी है, हमारे कानून, हमारे मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए विधि बना दी है। विधि है कहाँ, बताइए। तो उन्होंने कहा ये है ना विधि, ये बना दी ना विधि। तो कोर्ट ने कहा कि आप 13(3) को पढ़ो आप ढंग से, 13(2) को और 13(3) को ढंग से पढ़ो आप। 13(2) में कहा गया राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, लेकिन 13(3) को तो पढ़ो कम से कम। 13(3) में कहा गया कि विधि में क्या क्या आता है, और देखिए चूंकि विधि में क्या क्या आता है, ये अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं, ये आता है। तो ये कहां बनाया है, बताइए मुझे, कहां बनाया है? तो उन लोगों ने कहा देखिए ये बनाया हुआ तो है। कोर्ट ने कहा ये संविधान संशोधन है, आंख खोल के देखो, ये संविधान संशोधन है। और चूंकि 13(3) में कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ है, और तो इसका मतलब संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। और चूंकि यह विधि के अंतर्गत नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब यही तो है कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया, केशवानंद भारती केस का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में यदि किया गया संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से असंगत है, आप कोई दिक्कत नहीं, उसमें आराम से संशोधन कर सकते हैं। यह शंकरी प्रसाद केस ने कहा, और पहले संविधान संशोधन को मान्यता दी कि एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला संविधान संशोधन एकदम मान्य, ठीक है। मामला शांत हुआ, सरकार ने कानून बनाए, भूमि सुधार कानून, और 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए। अब जानते हैं उस समय जब बनाया था उस समय 13 कानून थे, वर्तमान में 284 कानून है। इसका मतलब बीच में बार बार बनाए और थोक के भाव में बना के और 9वीं अनुसूची में उनको शामिल किया। चलिए आगे देखें, मामला उलझा कब, फिर से उलझा मामला। और मामला उलझा कब, बीच में हालांकि कई केस आए लेकिन मैं उनके जिक्र नहीं कर रहा हूं। गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथवाद 1967, 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, और इस बेंच में गोलकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आया कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। कि इस बेंच ने, चूंकि ये 5 की थी, ये इससे बड़ी बेंच थी, तो बड़ी बेंच फैसला चेंज कर सकती है। इस बेंच ने कहा कि देखिए उसमें लिखा है कि भाग आर्टिकल 13(3) में लिखा है कि विधि के अंतर्गत आपके अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं समाविष्ट होंगी। ये समाविष्ट शब्द लिखा हुआ है कि समाविष्ट होंगी। इसका मतलब ये सूची पूरी नहीं है, ये सूची अधूरी है, और अधूरी का मतलब और चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं जिसका शब्द नहीं लिखा गया, लेकिन उस भाव में अगर कोई चीज उसी भाव में है तो उस सूची में शामिल हो सकती है। तो इसके गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस सूची में संविधान संशोधन शब्द लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसका भाव उसी में निहित है, इसलिए माना जाए कि संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या बात समझ रहे हैं? इसने कहा कि ये जो आप कह रहे हो ना कि 8 शब्द लिखे हैं, इन 8 शब्दों के अलावा भी इसका जो भाव है वो व्यापक है। हालांकि इसमें संविधान संशोधन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन का भाव भी इसमें है, और चूंकि उसका भाव भी उसमें है, इसका मतलब संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आते हैं, और विधि के अंतर्गत चूंकि आते हैं, इसका मतलब मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार तो बहुत पवित्र किस्म के होते हैं। तो फिर मामला ये आया, कोर्ट के सामने दिक्कत ये आई, कहा कि भाई हमने तो मौलिक अधिकारों में पहले ही संविधान संशोधन कर रखा है, उसका क्या होगा।
अब तक हमने मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन किए ही हैं, तो अब तक जो आप कह रहे हो नहीं कर सकते, तो पहले से जो कर दिए हैं उनका क्या होगा? तो कोर्ट ने कहा कि देखिए अब तक हो गया, वो मामला रफा दफा कीजिए, हो गया सो हो गया। पीछे की तो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि गेल की घोड़ मत तोड़, तो पीछे की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो निर्णय है वो लागू होगा, वो कब से होगा? वो भविष्य में होगा। तो ये भविष्य लक्ष्य सिद्धांत ये कोर्ट ने दिया। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भविष्य लक्ष्य सिद्धांत कौन से वाद में आया? तो भविष्य लक्ष्य सिद्धांत आता है गोलकनाथ केस में, ठीक है। तो इस भविष्य लक्ष्य सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, और ये अब से लागू हो गए, इस पीछे जो हो गए संशोधन वो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रभाव भविष्य में होगा। अब चलिए, जब ऐसा हुआ तो दिक्कत क्या हुई वो समझना आप। इससे दिक्कतें पैदा क्या हो गई? इससे दिक्कतें ये हुई कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आप जानते हैं, और मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं कर सकते का मतलब संविधान संशोधन करता कौन है? सरकार ही तो करती है। तो सरकार के पावर कम हुए कि नहीं हुए? सरकार बंधी कि नहीं बंधी? अब सरकार तो बंद गई, अब सरकार के पावर कम हुए यहां से, और सरकार में थी इंदिरा गांधी। देखिए, जब आप सरकार के शक्तियां को कम करने की ये टकराव है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार हमेशा से टकराव में रही है। ये बड़ा दिलचस्प है कि जब भी कोई फैसला आता है या जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप उन पृष्ठभूमियों को जब समझते हैं तब आपकी पूरी सिनेरियो समझ आता है। ये आप समझना इस बात को। जब जब सरकारें बहुत शक्तिशाली हुई हैं तब तब सुप्रीम कोर्ट कमजोर हुआ है, और जब जब सरकारें कमजोर हुई हैं तब तब सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल हुआ है। ऐसा हकीकत है, आप किसी समय में देख लीजिए, चाहे ऐसा अब तक होता आया है। तो यहां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय इंदिरा गांधी की स्थिति ठीक नहीं थी। शुरुआती स्थितियों में इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी, उनका विरोध कांग्रेस पार्टी के अंदर ही भी बहुत ज्यादा था, उनको वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, और ये शुरुआती चरण था उनका। बल्कि उनको तो गूंगी गुड़िया कहा जाता था। मोरारजी देसाई, ये आपके जयप्रकाश नारायण, ये जो नेता हैं वो उनको गूंगी गुड़िया कहा करते थे कि ये तो गूंगी गुड़िया है। के कामराज है, उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे कि ठीक है, के कामराज तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में उनकी बड़ी भूमिका इसलिए भी थी कि के कामराज को उस समय इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में से प्रधानमंत्री बनने की जो होड़ थी उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ भी इसलिए दिया था क्योंकि मोरारजी देसाई तो थोड़े से दबंग किस्म के व्यक्ति थे, अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे, कठोर किस्म के व्यक्ति थे, रिजिड थे थोड़े, वो उखड़ जाते थे थोड़ा जल्दी। तो उन्हें लगा कि मैं मोरारजी देसाई को तो कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा। इंदिरा गांधी है, वो इंदिरा गांधी नई है और शायद इतनी प्रभावी नहीं है, तो मैं इनको तो आराम से कंट्रोल कर लूंगा। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह जाएगी, शासन अपना चलेगा, अपने कहे अनुसार जो सब कुछ चलता रहेगा। तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे के कामराज की मंशा ये थी। लेकिन के कामराज जानते थोड़ी ना थे कि यही गूंगी गुड़िया आगे जाकर और इस तरीके का तांडव करेगी, जो कि पूरी दुनिया ने फिर देखा। 1975 का जो दौर, 74-75 का दौर आया, खासतौर से 1971 के बाद में इंदिरा गांधी ने जो रूप लिया वो बड़ा अलग था। शुरुआत में 1966 से लेकर और 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तक तो वो बहुत ही सामान्य तौर पर शासन कर रही थी, और वैसे भी किसी भी महिला को खुलने में इतना समय तो देखिए लगता ही है। शुरू में तो सब कुछ ठीक ही चलता है, 3-4 साल बाद ही तो दिक्कतें आनी पैदा होती है ना। तो देखिए, गोलकनाथ केस आया, इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंदिरा गांधी के लिए चुनौती थी। 1969-70 आ गया, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन 1971 से उनका जो रूप, अलग रूप आया, वहां वो बात उनको वहीं से अखर रही थी। 1967 से ही कोर्ट की वो बात, वो जो पावर्स कम हुए थे वो बात। लेकिन जैसे वो शक्तिशाली हो गई, क्योंकि 1971 तक उनका पावर ज्यादा नहीं था। आप जानते हैं 1969 में कांग्रेस में फूट हुई, अपने दम पे उन्होंने
वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवाया था कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध जाकर। हालांकि कांग्रेस में जब फूट हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो कांग्रेस एक साथ 62 सांसद अलग चले जाने की वजह से कांग्रेस अल्पमत में आई। कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई उसने, इंदिरा गांधी ने सरकार चलाई, लोकसभा को बीच में भंग भी किया 1970 में। फिर जाके 1971 में फिर चुनाव हुए, दोबारा चुनाव जीतकर जब इंदिरा गांधी आई, अब वो अपने खुद के दम पे आई थी अब की बार, और यहां से इंदिरा गांधी पूरी तरीके से निरंकुश होना शुरू हो गई थी। यहां से इंदिरा गांधी का एक अलग अवतार था। तो वो जो खुंदक 1967 से उनके दिमाग में बैठी हुई थी, यहां से वो बाहर आनी शुरू हुई। और क्या किया, इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन करवाया। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई कोर्ट ने क्या कहा, वापस बताओ मुझे एक बार। तो उनके सहयोगी ने कहा कि भाई कोर्ट ने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं कर सकते आप। बोले क्यों कहा था, क्यों नहीं कर सकते हम, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में ये साफ साफ तौर पे लिखा हुआ नहीं है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आते हैं, ये मान रखा है। तो बोले कोर्ट, संविधान में से लिखा हुआ है क्या कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आते हैं? बोले लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मान लिया है। तो उसने कहा बस ठीक है, अब मैं अपने आप इस सारे मामले को सेट कर दूंगी। एक संविधान संशोधन करवाया, कौन से वाला? 24वां संविधान संशोधन। और ये 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। और इस 24वें संविधान संशोधन द्वारा अब तक जो आर्टिकल 13 में 3 ही क्लोज थे, देखना आप, 1, 2 और 3 ही क्लोज थे। इसमें चौथा क्लोज जोड़ाया। बोले जोड़ा चौथा क्लोज, और जोड़ के क्या लिखे इसमें? तो बोले कोर्ट क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना कि संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं है, और कोर्ट ने अपने आप मान लिया है कि वो विधि के अंतर्गत है। तो हम साफ साफ तौर पे उसी संविधान में लिख देते हैं। फिर कोर्ट क्या करता है देखिए। तो 24वां संविधान संशोधन किया, आर्टिकल 13(4) जोड़ा, आर्टिकल 13 में चौथा क्लोज जोड़ा, और चौथा क्लोज जोड़ के साफ साफ तौर पे एकदम लिख दिया कि ढंग से लिखना है इसको, ताकि कोर्ट को अच्छे से पढ़ने में आए। सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे लिखा कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आते। साफ तौर पे लिख दिया। इसमें लिख दिया कि संविधान संशोधन वो विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। साफ तौर पे लिख दिया इसको। और चूंकि वो विधि के अंतर्गत नहीं आते, अच्छा केवल 13(4) में नहीं लिखा। देखिए कोई महिला जब इलाज करती है ना, तो वो एकदम पुख्ता करती है। एक साथ में आर्टिकल 368 में और जोड़ा। आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें और लिखा उसमें कि भाग आर्टिकल 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, वो उनका प्रभाव आर्टिकल 13 पे नहीं होगा, उसका संबंध 13 से नहीं है। मतलब विधि जो आर्टिकल 13(3) में विधि शब्द जो दिया गया, वो संविधान संशोधन और अलग है, विधि अलग है। तो इसमें और लिख दिया वो बात कि आर्टिकल 13(3) से इसका कोई संबंध नहीं है, 13 से कोई संबंध नहीं है इसका। समझ रहे हैं आप? दोनों जगह लिखा कि कोर्ट अगर इसका कोई अर्थ निकाले भी, तो दोनों जगह आप आराम से, एक जगह अगर कोर्ट के ढंग से समझ में ना आए तो उनको आप समझाना कि देखिए वहां अगर 13(4) वाली बात आपके समझ नहीं आई, तो आर्टिकल 368 को और पढ़ सकते हैं आप, उसको और पढ़ लीजिए, तब आपकी पुख्ता समझ में आ जाएगी। तो दोनों जगह लिखा कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आते। और चूंकि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आते, इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब समझना आप, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो। विधि के अंतर्गत यह है। कोर्ट ने कह दिया संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत है उस गोलकनाथ केस में। इसमें साफ साफ तौर पे लिख दिया 24वां संविधान संशोधन द्वारा कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं है। और जब वो विधि के अंतर्गत नहीं है, जो चीज विधि नहीं है, वो तो मौलिक अधिकारों से असंगत हो ही सकती है। तो इसलिए इसका मतलब 24वें संविधान संशोधन का सीधा सीधा मतलब यह था कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। आप इसका सीधा अर्थ अगर समझना चाहें तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है।
ये सरकार ने संविधान संशोधन करके कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो वापस वही कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में एक केस आया। हालांकि केवल 24वां ही नहीं आया था, 25वां संविधान संशोधन को भी चुनौती दी गई। 29वें संविधान संशोधन के जिसके तहत केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, उसको भी चुनौती दी गई थी। तो 24वें, 25वें और 29वें, साथ में 26वां भी था, 24, 25, 26 और 29, इनको क्या दी गई? कोर्ट में चुनौती दी गई। तो एक केस आया, कौन सा? वो केस जो कि भारत के अब तक के न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारतीवाद 1973। और ये वो केस जो केस अब तक के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी बेंच का केस है। 13 न्यायाधीशों की बेंच इसमें बैठी। अब तक किसी भी केस में 13 न्यायाधीश कभी नहीं बैठे। इससे पहले 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठ चुकी थी, ये 13 न्यायाधीशों की बेंच थी। और 13 न्यायाधीशों की बेंच ने 7-6 से निर्णय दिया। 7 एक तरफ हो गए, इसका मतलब जो 7 कह रहे हैं वो निर्णय लागू होगा। 7-6 से निर्णय दिया और निर्णय देते हुए 24वें संविधान संशोधन को बिल्कुल ठीक माना। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकार विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये 24वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान किया गया था, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन आप कर सकते हैं। संविधान संशोधन कर सकते हैं, यही तो बात है। इसका मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24वां संविधान संशोधन एकदम ओके है, ये केशवानंद भारती केस ने कहा। लेकिन केवल यही कह के नहीं छोड़ा, कोर्ट ने तीसरी वो अड़ंगे वो लगाया और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कायम किया। कहा कि आप मौलिक अधिकारी नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में आप संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप संविधान के ऐसे किसी हिस्से में, ऐसे किसी भाग में, ऐसे किसी बात में संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत पहली बार आया। अब ये मूल ढांचा क्या है, ये बड़ी दिक्कत है। तो कोर्ट ने मूल ढांचे का मतलब आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते आप। मूल ढांचे का मतलब संविधान की वो चीजें, वो बातें, वो प्रावधान जिनके ऊपर पूरे संविधान टिका हुआ है। और यदि आपने उन बातों में चेंज कर दिया, यदि आपने उन प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया, तो फिर पूरे संविधान ही बिखर जाएगा, पूरे संविधान का मामला ही खत्म हो जाएगा। वो पिलर ही गिर जाएंगे तो पूरा संविधान वो तहस नहस हो जाएगा। तो वो पिलर्स कौन से हैं, वो मूल ढांचा कौन सा है? तो जैसे मूल ढांचे का मतलब आप समझिए, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कपड़े बदलता है, संशोधन करता ही है, परिवर्तन करता ही है। वो क्या पहनता है, वो जो पहनता है, कभी उसने पैंट शर्ट पहने, कभी उसने धोती कुर्ता पहने, कभी उसने और कुछ पहना, कभी उसने जींस टी शर्ट पहनी। ये सामान्य परिवर्तन है, ये सामान्य संशोधन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाल उसने अलग तरीके से संवार लिए, कभी उसने खड़े बाल संवार लिए, कभी उसने टेढ़े बाल संवार लिए, कभी ये लट इधर है, कभी ये लट इधर है, कभी बीच में है और कभी पूरा सफाचट है। कर ही सकते हैं, सामान्य संशोधन है, कोई बड़ी दिक्कतें नहीं है। आप आजकल तो खैर वो खड़े वाले भी वो भी चल रहे हैं, तो सामान्य परिवर्तन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप घड़ी पहनते हैं कि आप अंगूठी पहनते हैं कि आप चश्मा पहनते हैं कि आप क्या पहनते हैं, आप जूते कैसे पहनते हैं, जूतों में बदलाव करते हैं, कपड़ों में बदलाव करते हैं, सामान्य परिवर्तन है। इससे मूल ढांचे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अंगुली काट लेते हैं, इसका मतलब अब क्या हुआ? अब आपके मूल ढांचे में संशोधन हुआ है। आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचे की बात को समझना। आप मान लीजिए कि आप ये कहें
कि हम लोकतंत्र शब्द लिखा है, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र करते हैं, तो बताइए पूरा संविधान खत्म हो गया फिर तो। ये मूल ढांचा है कि नहीं है? आप कहें कि सभी लोगों को वोट देने के अधिकार की जो आप बात कर रहे हैं, सब लोग वोट देंगे 18 साल से ऊपर के, हम उसे खत्म करते हैं, किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो बताइए आप मुझे बाकी बचेगा क्या फिर? तो ऐसी बेसिक चीजें जिनके ऊपर पूरा मामला टिका हुआ है, आप उनमें चेंज नहीं कर सकते। तो फिर मामला यह आया कि ये मूल ढांचे की बात ये तो ठीक है, लेकिन ये तय करेगा कौन कि मूल ढांचे में क्या क्या चीजें हैं, इसको बताओ तो सही आप। तो कोर्ट ने बड़ी चालाकी से कहा कि देखिए, इस बात को हम अभी पूरी तरीके से परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि आगे अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। मतलब है कि गलीबंद नहीं की, बल्कि उसको खुला रखा, क्योंकि अगर उसी दिन ये पूरे तय कर देते 15, 20, 50 पॉइंट कि ये मूल ढांचे में, इसका मतलब बाकी जगह तो हम जो भी चेंज करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन कोर्ट ने कहा ना, ऐसा नहीं है, आगे जब समय समय पर संविधान संशोधन होंगे, आगे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में केस आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आने वाले उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। ये कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट तय करेगा इस चीज को। मतलब ये कि उस चीज को बांध के रखा अपने कब्जे में। तो यहां फिर बाद में भी कई केस आए, उनमें मूल ढांचे के बारे में बात कही गई। खैर, तो इस तरीके से केशवानंद भारती केस का ये निर्णय आया कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते आप। समझ रहे हैं आप? अब एक मामला यहां पे बचा है, मैं समझता हूं उस मामले को भी आपको थोड़ा सा समझ ही लेना चाहिए। जब बात चली है इतनी, कहानी जब इतनी पूरी सुनी ली, तो इस कहानी का अंतिम जो क्लाइमैक्स है, उस क्लाइमैक्स पे ही लेके चलते हैं। फिर पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको ठीक लगेगा, और तभी आपके जो रहा बचा कुचा अंश है वो भी आपके समझ आएगा। हालांकि यहां पर आपकी मोटी मोटी बात सारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन एक मामला समझना आप देखना, और वो एक मामला ये है कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 31(ख) में लिखा गया पहले संविधान संशोधन द्वारा कि 9वीं अनुसूची में यदि कोई कानून लागू कर दिया गया, कोई कानून शामिल कर दिया गया, तो उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये कहा गया 31(ख) में। अब आप समझना कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया। केशवानंद भारती ने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। सोचिए एक बार कि संसद कोई कानून बनाए, और वो कानून ऐसा कानून बनाए जो संविधान के मूल ढांचे के विरोध में है। मान लीजिए ऐसा कानून बनाया जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, और उस कानून को बनाकर शामिल कहां कर दिया? 9वीं अनुसूची में। अब जब मूल ढांचे के विरोध में कोई कानून बनाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ही तो करेगा। लेकिन आपने उसको शामिल कर दिया 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी कानून की आप कोर्ट ले जा नहीं सकते। तो यहां मामला उलझ गया, यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यह मामला जब उलझा तब क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले की एक बात और समझ लेना, इससे पहले एक चीज और हुई थी। 44वां संविधान संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को ही हमने क्या कर दिया? 1978 में समाप्त कर दिया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हमने संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमने क्या कर दिया था? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब जानते हैं, हालांकि 42वें संविधान संशोधन में एक बात थी, लेकिन वो हम नीति निर्देशक तत्व में करेंगे, क्योंकि अगर उस बात को मैंने यहां घुसाया तो फिर आपकी पूरी कहानी बिखर जाएगी फिर, क्योंकि उसका संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। और उसके पहले के भी कुछ 25वां संविधान संशोधन वगैरह कुछ हुए थे, उसको समझे वगैरह आप वो कहानी मतलब लगभग इस जैसी सी है और इससे जुड़ी हुई भी है, लेकिन थोड़ी अलग है। उस कहानी को हम समझेंगे जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, वहां एक कहानी और सुनेंगे हम। कहानियां सुनने में आपको वैसे भी थोड़ा सा मजा आता ही है, तो ठीक है, एक कहानी और सही। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा ही दिया, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया इस तरीके का इस केस के बाद में, तो क्या हुआ? एक आगे केस और आया सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि चलिए उस मामले को निपटाते हैं। वामन राव केस आया 1981 का,
और 1981 के इस वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, निर्णय देते हुए कहा कि देखिए 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि मूल ढांचे में संशोधन कर नहीं सकती, और ये हमने कहा है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि हमने कहा ऐसा, तो इसलिए अब क्या होगा कि यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कोई कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो इस बेस पर कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन कब के बाद? इस तिथि के बाद। अच्छा, 24 अप्रैल 1973 क्यों भी? इस दिन क्या हो गया था? कोई विशेष बात हो गई थी क्या? तो देखिए, केशवानंद भारती केस का निर्णय आया था, वो निर्णय 24 अप्रैल 1973 को ही आया था, और चूंकि 24 अप्रैल 1973 के दिन निर्णय आया था, तो मूल ढांचे का सिद्धांत भी किस दिन आया था? इसी दिन आया था। और चूंकि इसी दिन मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, तो मूल ढांचे की बात को लागू भी कब से कर सकते थे? इसी तिथि से तो कर सकते हैं। इससे पहले तो मूल ढांचे की बात ही नहीं थी। जब ये सिद्धांत आया उसी दिन से इसको लागू करेंगे। तो कहा कि चलिए इस दिन से हम इसको लागू करेंगे, और 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि इस 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा विषय शामिल किया गया जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि 31 में कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में कोई विषय शामिल किया गया उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसने कहा इसके बाद इस बेस पे ले जा सकते हैं कि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि एक सिद्धांत और आ गया है। तो यहां जाकर इस मामले का पटाक्षेप हुआ कि मूल ढांचे का क्या किया जा सकता है, मूल ढांचे में यदि संशोधन होता है तो उसको 9वीं अनुसूची को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा मामला वो इस तरीके से आगे बढ़ा। हालांकि फिर बाद में एक केस और आता है, कोइल्लो केस आता है तमिलनाडु राज्य का 2007 में। उस कोइल्लो केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी बात को वापस रिपीट किया। रिपीट करने के पीछे कुछ और कारण था, और वो क्या कारण था, वो फिर से ऐसा निर्णय क्यों दिया। मिनर्वा मिल्स केस को भी हम पढ़ेंगे 1980 को, लेकिन उस केस को हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और नीति निषेध तो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आप एक बार फिलहाल इस कहानी को इतना ही समझिए। इस कहानी में अगर वो मामले लेके आए तो फिर आपकी ये बात थोड़ी सी समझने में थोड़ा सा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि कुछ और बातें हैं जो जोड़नी है उनमें। फिलहाल इतना ही आप इस कहानी को समझना आपको, ठीक है। इस तरीके से मैं आपसे अगर कहूं कि आर्टिकल 13(1), 2 और 3, तो आर्टिकल 13(4) और 13(4) के पीछे की कहानी संविधान संशोधन वाली कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये वर्तमान में जाके स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से जुड़ी बातों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिलहाल मैं समझता हूं कि आज की इस क्लास में आपको मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले जो मौलिक अधिकारों की एक समझ अपने होनी चाहिए कि उसको लेकर मामला क्या है, उलझा हुआ मामला क्या है, और इतने केसेस जिनके बारे में आपने सुन रखा है आज तक, मैं समझता हूं कि आपके शायद कई उलझनें सुलझी होंगी। फिर भी अगर आपके किसी प्रकार की कोई उलझन है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें, और पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस जिज्ञासा को, आपकी किसी प्रकार की कोई बात जो आपके समझ में ना आई हो, उसको मैं अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर सकूं और समझा सकूं, आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय